सा फोकस हम शुगर स्टॉक्स पर डाल लेते हैं, जहां पर भी हम देख रहे हैं कि गिरावट ही जारी है। भारत में गन्ने की बुआई में कमी और ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन से शुगर की कीमतों में यहां पर तेजी आती हुई देखने को मिल रही है। कच्चे तेल में उछाल का कीमतों पर कितना असर पड़ रहा है? क्या चीनी की कीमतों में तेजी जो आ रही है वो टिकाऊ है? इसी पर बातचीत करते हैं। श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और चीनी की कीमतों में तेजी लगातार जारी है, लेकिन अब जो मुख्य वजह है वो बताइएगा। बहुत सारी अटकलें आ रही हैं। क्रूड की बढ़ती कीमतें डेफिनेटली बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से एथेनॉल अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन हो जाएगा। कुछ तो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में एथेनॉल की प्राइसिंग को लेकर, बढ़ाने को लेकर भी सरकार जो है अपना कदम उठा सकती है। ओवरऑल कीमतों में उछाल की वजह और कितनी टिकाऊ ये कीमतें? इस साल जब सीजन शुरू हुआ था अक्टूबर नवंबर में, तो हम लोगों का अंदाज था, हम लोगों का जो ट्रेड बॉडी है इस्मा, उसका भी अंदाज था कि इस साल शक्कर का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे क्रशिंग बढ़ती गई, तो ये लगने लगा कि जो हम लोग सोच रहे थे उतना इजाफा इस साल होने वाला नहीं है। पिछले साल के मुकाबले में जरूर डेफिनेटली थोड़ा बहुत बढ़ेगा, पर उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना कि हम लोग एस्टिमेट कर रहे थे। इनफैक्ट पिछले साल 26 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन था शुगर का। और इस साल अब चूंकि क्रशिंग सीजन प्रैक्टिकली खत्म की तरफ है, तो अभी जो सिनेरियो दिखाई देता है उससे लगता है कि 28.2 28.3 मिलियन टन इस रेंज में ही रहे। तो जो ट्रेड फैक्टर इन कर रहा था कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, बाजार बहुत ज्यादा दबेंगे, वो मैं समझता हूँ शायद वो फैक्टर न रहे। और चूंकि जो हम लोगों का कैरी इन था वो भी ओनली अबाउट 4.5 मिलियन टन का था नेशनल लेवल पे, तो वो भी कोई बहुत ज्यादा बर्डन सम स्टॉक नहीं था। तो ये सब चीजें मिलके, और प्लस जो अभी जो इधर मिडिल ईस्ट में जो जंग हो रहा है, और जिससे कि पूरा का पूरा क्रूड ऑयल का सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, उससे का भी ये थोड़ा बहुत तो असर अपने शक्कर पे और अपनी कमोडिटीज पे आने वाला ही है, क्योंकि ये सप्लाई चेन को तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। और आई वुड नॉट बी टू सरप्राइज कि अपने यहाँ का पेट्रोल के दाम और ये सब भी दामों में भी शायद कुछ इजाफा हो, क्योंकि जिस तरह से मतलब इम्पोर्ट की कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं कंज्यूमर को उससे जूझना तो पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो मैं समझता हूँ ये सब कारण है जो चीनी को थोड़ा बहुत मजबूत रख सकते हैं। और एक और चीज है कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ती जा रही है, और इस साल एक ये भी बात है कि एल नीनो का बातें हो रही कि एल नीनो का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर तो एल नीनो अपना कंफर्म हो जाता है, तो वो भी एक तेजी का कारण बनेगा, क्योंकि उससे हिंदुस्तान की जो रेंज हैं वो अफेक्ट होती हैं। बट ये अर्ली डेज है अभी, थोड़ा दिन देखना पड़ेगा क्या सीन रहता है। हाँ अब जी। ये तो ये तमाम सिचुएशन जो है उससे कीमतों को और कितना बूस्ट मिल सकता है? ऑलरेडी ये बताइए कितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं और कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं? देखिए, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो हम लोगों की जो केन की कीमत है, वो तो गवर्नमेंट ने आज इतना ज्यादा उस पर इजाफा कर दिया है, जिसको कि एफआरपी बोलते हैं या फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस टू फार्मर बोलते हैं। उसके बेसिस पे अगर देखें, तो अपने यहाँ के आज की तारीख में 42 रुपए के आसपास की मिनिमम शुगर कॉस्ट होती है फैक्ट्री गेट पे। और उसके सामने आज भी बाजार उससे कहीं नीचे है। तो मैं समझता हूँ कि ये बाजार जितना ज्यादा अगर 1-2 रुपए और बढ़ेगा, तो कहीं जाके वो मतलब जो इंडस्ट्री की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको जाके टच करेगा। आज भी जो सेलिंग प्राइस है शुगर का, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कहीं नीचे है। जरा हम समझना चाहते हैं क्रूड की कीमतों में जो उछाल है उसका चीनी बाजार के साथ जो कनेक्शन, और खास तौर से ब्राजील के एथेनॉल प्रोडक्शन के संदर्भ में जरा समझाइएगा। देखिए, एथेनॉल का जहां तक डोमेस्टिक का सवाल है, मैं नहीं समझता इसमें कोई बहुत बड़ा
बदलाव आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक 20% के ब्लेंडिंग रेशियो से आगे बढ़ नहीं पाई है। और कहीं ना कहीं वो जो सोशल मीडिया पे वो जो इन्फ्लुएंसर्स कुछ ना कुछ आर्टिकल डालते रहते हैं, उसका कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ डिसीजन मेकिंग में स्लोनेस लाया है। मेरा तो मानना है कि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बढ़िया मौका है कि आज जो ब्लेंडिंग रेशियो है उसको 27-28% कर दें। और जहां तक आप ब्राजील की बात कर रही हैं, ब्राजील में ऑलमोस्ट 50% का ब्लेंडिंग रेशियो होता है ऑन एन एवरेज। उसका एक मेजर कारण है कि वहां उन लोगों ने फ्लेक्स फ्यूल कार्स को भी इंट्रोड्यूस किया है। मतलब फ्लेक्स फ्यूल कार्स मतलब जो टोटल एथेनॉल पे चलें। और आज जो सिनेरियो बन गया है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड जो एफएफवीज हैं या फ्लेक्स फ्यूल कार्स हैं उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने यहाँ गन्ने का प्रोडक्शन तो घटने वाला नहीं है, मक्के का भी बढ़ने वाला है। तो अगर फार्मर्स की इनकम देखनी है, इंडस्ट्री को सस्टेनेबल रखना है, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को विल हैव टू बाइट द बुलेट। और ये जो 20% के ब्लेंडिंग के ऊपर वो लगा रखा है, अंकुश लगा रखा है, उसको करना पड़ेगा। इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है कि आज की तारीख में विद पेट्रोल 110 के आसपास जो टहल रहा है, कि ये डेफिनेटली अपने यहाँ की बहुत बड़ी डेंट मारेगा फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। तो जो अपने घर के अंदर ही मौजूद है आपके पास इतना बढ़िया ऑल्टरनेट, तो उसको तो पूरी पूरी तवज्जो देनी चाहिए, उसको पूरा पूरा इंसेंटिव देना चाहिए। मेरी तो यही गवर्नमेंट से इल्तिजा होगी। हाँ जी। इस्मा ने 2025-26 के लिए उत्पादन अनुमान घटाया है। क्या आपको लगता है कि इससे घरेलू कीमतों पर और दबाव बनेगा? इस्मा ने जो घटाया है वो टाइमली घटाया है। मैं समझता हूँ शायद जो इस्मा ने घटाया है, शायद थोड़ी बहुत क्रॉप उससे भी नीचे रह सकती है। तो इसका बहुत बड़ा तो इफेक्ट नहीं आएगा तेजी में हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि अपने पास एडिक्वेट शुगर अवेलेबिलिटी है। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में कंज्यूमर को कोई बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 1-2 रुपए बढ़ना तो मैं समझता हूँ लाजमी है कि अगर इंडस्ट्री को किसानों के पेमेंट टाइमली करने हैं, सब कुछ करने हैं, तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लेवल पे तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इस लेवल से 2-1 रुपए की तेजी आना है, उससे मेरे को कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होगा और अचंभत भी नहीं होऊंगा मैं। और राइट अतुल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब आज देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहें हमारे साथ।